नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मेहता, अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा। जैसा कि आप सभी को ही पता है, जो कोरोना महामारी हमारे देश में फैली हुई है, जिसके कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उस लॉकडाउन में जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, सभी के कामकाज इस लॉकडाउन के कारण प्रभावित हो चुके हैं और यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि यह लॉकडाउन आगे कितना लंबा चलने वाला है। और इसी वजह से आज मैं आपसे बात ये शेयर कर रहा हूं कि जो निजी स्कूल लगातार पेरेंट्स पर फीस लेने का जो दबाव बना रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो हम फीस किस चीज की दें? बच्चों को हम घर पढ़ा रहे हैं, बस ये बहाना है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो हमें मंथली फीस दें। तो ये बेतुकी जो कह सकते हैं कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, कि बेतुकी फरमान दे रही है कि आप मंथली की जो फीस है वो बच्चों की फीस दें। हम किस लिए फीस दें, ये तो बताओ। क्या कारण है कि आप जो है आप निजी स्कूलों पर शिकंजा कस नहीं सकते? आप लगातार निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी मनमानी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो ऐसा क्यों है? मेरी हरियाणा सरकार से व देश के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि लॉकडाउन के अंदर जो बच्चों की फीस है वो माफ की जाए जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। जो इस वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बनाकर के कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है, हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर
या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपितु आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब बीकापुर में एक बस जो प्रयागराज से छात्रों को लेकर के कुशीनगर जा रही थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक चलते हुए ट्रक में पीछे से बस ने रैम किया था। बस पलटी नहीं थी, लेकिन उसके ड्राइवर को और उसमें बैठे हुए 10 छात्रों को उसमें चोट आई है। ये सभी चोट जो है वो गंभीर प्रकृति की नहीं है, घातक प्रकृति की नहीं है। ड्राइवर का जो है घुटना, उसमें उनको ज़्यादा चोट आई है, घुटने का फ्रैक्चर हुआ है और बाकी बच्चे जो हैं, बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं, उनको कुछ ब्लीडिंग हुई है, लेकिन सभी की चोटें सामान्य प्रकृति के हैं, कोई घातक चोट किसी को नहीं है। सभी लोगों को सुबह 6 बजे तक अस्पताल पहुंचा दिया गया था और उनको सबको ट्रीटमेंट मिली है। अभी मैंने स्वयं अस्पताल जाकर के इसका निरीक्षण भी किया है और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा था, किसी को कोई घातक चोट नहीं है। जैसे जैसे वो लोग डिस्चार्ज करने लायक होंगे उनको डिस्चार्ज करके और बच्चों को घर भेजा जाएगा। थैंक यू। हमारे देश में पल रहे उन बुद्धिजीवियों पर इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उल्टा ये हमारे देश पर बोझ बनकर पड़े हैं। इन बुद्धिजीवियों में कोई पत्रकार है, कोई नेता है, कोई चातुकार है, तो कोई धर्म के नाम पर फालतू ठेकेदार है, कोई एक्टर है तो कोई सुपरस्टार भी है। ये बुद्धिजीवी एक ऐसी प्रजाति है जो खाते देश का है मगर समर्थन करते हैं देश के दुश्मनों का। ये ऐसे लोग होते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और पत्थरबाजों को मासूम कहते हैं। यह लोग मॉब लिंचिंग जैसी घटना पर भी मंथन करते हैं और मॉब लिंचिंग में मारा गया अगर कोई साधु है तो यह लोग चुप रहते हैं। इन्हें देश के खिलाफ बोलने की आजादी है। अगर इनको देश के खिलाफ बोलने से रोकोगे तो संविधान तक खतरे में आ जाता है। एक पत्रकार के सवाल पूछने पर एक दिन में 200 से अधिक एफआईआर करवाने वाले यह लोग हमारे पुलिस, डॉक्टर्स और साधुओं की हत्या पर, मारपीट पर यह लोग चुप रहते हैं। वैसे तो इनको भारत में डर लगता है, लेकिन यह भारत को छोड़कर कहीं और जाना भी नहीं चाहते। देश के टुकड़े करने की औलाद भी आज देश चलाने की सलाह देते हैं। 70 साल से देश के गरीबों का शोषण करने वाले वह लोग भी आज गरीबों की चिंता करते हैं।
सेना से सबूत मांगने वाले और बलात्कारियों को तोहफा देने वाले भी आज प्रदेश के मुखिया बनकर बैठे हैं और यह देश विरोधी लोग हमारे देश के कोने कोने में फैले हैं। विजय प्राप्त करने का काम करें। वहीं वो फिर एक ही लफ्ज कहूंगा मैं, ये दलाल मीडिया और इसके अंदर भी कुछ भड़वे पत्रकार और खास तौर से एक वो जो चश्मे वाला आदमी चिल्ला चिल्ला कर ताली बजा करके बात करने वाला है और जिसको ये मर्यादा भी नहीं पता है कि औरतों के साथ कैसे बात की जाती है। त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति जिस प्रकार के अपशब्दों का उच्चारण उस व्यक्ति द्वारा किया गया, उससे उस व्यक्ति की मानसिकता झलकती है और वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे पालतू कुत्ते की तरह से कुत्ता हड्डी डलवाने पर दो मिलाने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से उसका आचरण कल मैं देख रहा था, उस पर दिखाई दे रहा था। ये अच्छी बात है कि लोगों ने उसके खिलाफ चारों तरफ, और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि सब कुछ परमानेंट है। वक्त बदलते हुए देखने लगती मिस्टर अर्णव गोस्वामी, आपको ये गलत फहमी हो गई कि आप ही सब कुछ चला लेंगे दुनिया के अंदर, या आप ही सब कुछ है, जो आप कहेंगे वही सच होगा। पाल घर के अंदर आपने पूरा हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने का प्रयास कर लिया। तुम देश को जलाना चाह रहे हो। तुम्हारे जैसे दलाल, तुम्हारे जैसे भड़वे पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं मिस्टर अर्णव गोस्वामी। इसीलिए हम तो आपकी बहस में जाते, आपके टीवी चैनल पर जाते ही नहीं। मुझे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी पर आश्चर्य हुआ कि आप जैसे भड़वे पत्रकारों के साथ बैठ करके वो बात कैसे कर रहे थे। उनको भी बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये कोई गलत फहमी मत पाल के रखो कि तुम सोनिया जी के बारे में बोलोगे तो तुम्हारी जबान से निकला हुआ शब्द कोई बहुत अच्छा माना जाएगा। ये गलत फहमी मत पाल के रखो, क्योंकि तुम जहर उगलते हो। सफेद सांप हो, सांप की तरह से जहर ही उगलते हो। सांप से यही उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद। और दिशा निर्देश जितने भी कोरोना से लड़ाई लड़ने के हैं उसका अनुपालन किया, चाहे वो 1 घंटे में 20 सेकंड तक हाथ धुलने का हो, चाहे मास्क लगाने का हो, चाहे घर से ना निकलने का हो। इस सब का अनुपालन करते हुए आप सब ने इतना सहयोग किया कि हम सब ग्रीन जोन में आ सके। अब इसे मेंटेन रखना है और आगे भी लॉकडाउन का अनुपालन करना है। किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। और मेरा आप सबसे एक विशेष अनुरोध भी है कि जो भी हमारे कोरोना योद्धा हैं वो हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं, हमारे रक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सफाई सेवक हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों, पूरी तरह नमस्कार। आज मैं कांग्रेस की हिपोक्रेसी पे कुछ बात करूंगी। कल जब महाराष्ट्र में संतों की मौत पे अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी की चुप्पी पे कुछ सवाल क्या उठा लिया तो कांग्रेसियों ने इतना हंगामा किया कि लोग कोरोना को भूल गए थे। तो मैं कांग्रेसियों और लोगों को बता दूं कि अगर आज भी अहिंसा परमो धर्म के नाम पे राजनीति करना जानती हैं आप तो एंटोनियो माइनो ही हैं आप। और भगवा को लाल रंग में देखकर अगर शर्मिंदा नहीं होती तो झूठ बोलती हैं सोनिया गांधी हैं आप। कम से कम उतने आंसू तो बहा ही देती जितनी इशरत जहां की मौत पे बहाए थे। मैं जानना चाहती हूं दरबारी पत्रकार से कि संतों की मौत पे कब आप अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं कि सब कुछ इखलाक, तरबीज और जुनैद के लिए है, संतों की जान की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच में इवन और ऑड चलता है, जिसमें राना अयूब और आरफा जैसे जहर उगलने वाले लोग समर्थन करते हैं उन लोगों का जिनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है और आसाम को भारत से अलग कर देंगे जैसे नारे लगाने से। और राहुल कुलकर्णी, मेघना प्रसाद और अर्णव गोस्वामी जैसे लोग जो इसका विरोध करते हैं उस पे अशोक गहलोत जैसे लोग हमला कराते हैं, FIR कर केस दर्ज कराते हैं। और कांग्रेस की युवा नेता अलका लांबा जैसे लोग इस हमले को सेलिब्रेट करती हैं। अर्णव गोस्वामी पे जो हमला हुआ उसमें यूथ कांग्रेस के सभी लोग थे। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सोनिया और राहुल मोदी जी को मौत का सौदागर, नीच नाली का कीड़ा, नामर्द, साइकोपैथ, योगी जी को अजय कुमार बिष्ट, ढोंगी और अमित शाह को तड़ीपार जैसे शब्दों से बुलाते हैं, तब इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ शिट हो जाती है। लेकिन अगर कोई सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो के नाम से बुला देगा तो ये हमला करा देंगे, कतई जान ले लेंगे।
जब देश के गद्दारों को मारने की बात की जाती है, दंगाइयों से रास्ता खाली कराने की बात की जाती है, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने को कहा जाता है, तब ये हिपोक्रेट लोग हिटलर शाही, फांसीवाद, इनटॉलरेंस जैसे शब्दों को पूरे माहौल में घोल देते हैं। ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों पे चुप रहते हैं, संतों की मौत पे चुप रहते हैं, पत्रकारों पे हमले पे चुप रहते हैं। आज जूना अखाड़े के संत और पाल घर की ये घटना इंसाफ मांगती है। अपनी आवाज को बुलंद करें। जय हिंद।